Okay, so Bismillah Khan was, and he's still a famous personality, but he's profoundly known for his art of playing music, specifically for the reason that he invented Shehnai. अब ये जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं इन द प्री रीडिंग टास्क, ऑल दीज आर ऑफ वेरियस पर्सनालिटीज एंड द इंस्ट्रूमेंट्स दे प्लेड. Okay, so you just need to mention their names and the instruments that they played. Okay, uh, the moment you think about Shehnai, an instrument like this, the moment you think about it, तो आप यही सोचते हो कि ये किसी शादी वगैरह में बजाई जाती है, और जो कि आजकल नहीं, कुछ काफ़ी समय पहले बजाई जाती थी, बहुत ही आम तौर पे शादियों में. ओके, सो इसी के साथ इमेज जो आती है माइंड में वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की आती है, द शहनाई मैस्ट्रो. मैस्ट्रो मीन्स somebody who's an expert who knows something really very well. So he knew playing शहनाई like the back of his hand. उनको शहनाई बजाना बहुत अच्छे से आता था. ओके, एंड ही इज़ द वन हु एक्चुअली इन्वेंटेड इट. ओके, सो उनके बारे में और शहनाई की एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में पहले बताया गया है चैप्टर के बिगिनिंग में. दिस चैप्टर, लाइक योर प्रीवियस चैप्टर, द प्रीवियस चैप्टर वॉज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ एवलिन ग्लेन एंड देन हाउ शी बिकेम a multi-percussionist and how she is living till the date and making many profound memories. So all this is related to her. और यहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड बिस्मिल्लाह खान के स्ट्रगल्स और किस तरह से उन्होंने by being from a Muslim background, from a different religion, how he earned name in the Sindhu religion, as all these things were not much prevalent in those times. That was before the independence of India. Okay, the riots were not very much there. It all came into picture very late. सो दीज हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस एंड एवरीथिंग जो कि आप आज की डेट में शायद सुनते हैं या पढ़ते हैं, पहले जो एग्जिस्ट करता था उसके बारे में. ठीक है, सो फर्स्ट पैराग्राफ में है यहाँ पे, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Okay, Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai, Babar, the instrument was named the Shehnai. ओके, सो क्या है, एम्प्रर औरंगज़ेब यानी कि कई सौ साल पहले की यहाँ पे बात हो रही है कि जो राजा औरंगज़ेब थे, ठीक है, जो शासन करने वाले औरंगज़ेब थे, उनके समय में उन्होंने बैन कर दी थी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम पुंगी था रॉयल रेजिडेंस में, क्योंकि उसका बहुत ही श्रिल, तीखा सा और अनप्लेजेंट साउंड था. अब जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस डिज़ाइन की थी ये. ठीक है, और आपने काफ़ी कुछ मूवीज़ में भी देखा होगा कि इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, या अगर आपने देखा है इस टाइप का तो इसकी बहुत श्रिल, श्रिल यानी कि तीखी, एकदम से कानों को चुभने वाली जो साउंड होती है, दैट्स कॉल्ड श्रिल, चीखने सी वाली साउंड. अनप्लेजेंट जो कि खुशनुमा नहीं थी, अच्छी नहीं थी, एक तीखी सी नाखुश सी साउंड थी इसकी. और पुंगी जेनेरिक नेम बन गया. जेनेरिक नेम मतलब कि एक पहचान बन गई एक तरह से. रीडेड नॉइज मेकर्स, रीडेड कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि जिसमें कि छेद कर करके उसको बनाया जाता है, तो रीड्स. ठीक है, ऐसे रीड्स के साथ नॉइज मेकर के नामों में आ गया पुंगी का नाम. कुछ नहीं सोचा था कि कभी उसे रिवाइव किया जाएगा. रिवाइव मतलब दोबारा से सामने लाया जाएगा. एक बाबर जो कि एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करता था, बार्बर यानी कि नाई,
जिसको एक्सेस था रॉयल पैलेस में, क्योंकि रॉयल पैलेस में भी जाता था, राजा के महल में भी जाता था। उसने डिसाइड किया कि जो टोन की क्वालिटी है, टोनल क्वालिटी, जो टोन उसकी श्रिल थी, उसने सोचा इसको चेंज करा जाए। सो उसने डिसाइड किया उसकी टोनल क्वालिटी को चेंज करने का, और उसने एक पाइप चूज़ किया जिसमें एक नेचुरल हॉलो स्टेम हो। अब पुंगी का डिज़ाइन जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था, तो यहाँ पे उसने एक पाइप लिया जिसमें एक होलो यानी कि अंदर से खोखली स्टेम थी, और जो कि लॉन्ग थी, पुंगी से लॉन्गर भी थी, लंबी भी थी, ब्रॉडर भी थी, ब्रॉड भी थी, चौड़ी भी थी, लंबी भी थी, और उसने उस पर 7 होल्स कर दिए। अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हो दैट पुंगी हैज़ अ डिफरेंट शेप एंड इट डजंट सीम टू बी हॉलो, whereas this is a complete hollow stick. ओके, विसल्स वगैरह जो आती हैं वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, शहनाई वाले कंसेप्ट पे ही बेस्ड हैं, ऑल्दो दे आर नॉट दिस लॉन्ग, और वो जो टोन अलग अलग चेंज करने की है उसमें वो नहीं है। फ्लूट भी इसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। सो दीज आर ऑल रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स। सो उसने क्या किया, जब उसने क्लोजिंग ओपनिंग इन होल्स के साथ प्ले किया तो बहुत सॉफ्ट, बहुत मन को लुभाने वाले, मेलोडियस, बड़े अच्छे अच्छे म्यूज़िक वाले साउंड्स प्रोड्यूस हुए, आवाज़ निकली उससे, मधुर धुन निकली। तो उसने ये इंस्ट्रूमेंट रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब पीपल ऑफ द रॉयल पैलेस एंड द एम्परर, ओके, सो उनके सामने उसने प्ले किया, जब दरबार में उसने प्ले किया तो वो इतना डिफरेंट था कि हर कोई इम्प्रेस हुआ, और पुंगी से इतना डिफरेंट था कि अब उसे एक नया नाम दिया जाना था। सो उसे नया नाम कैसे दिया गया, एज अ स्टोरी गोज, मतलब जैसे ये कथा आगे चलती है, क्योंकि इसे फर्स्ट पहली बार प्ले किया गया था शाह के चैम्बर में, ठीक है, शाह के चैम्बर में, शाह के निवास में प्ले किया गया था, और एक नाई ने प्ले किया था, बाबर नाई जो कि बाल काटते हैं, उन्होंने प्ले किया था। तो इसका नाम शाह से शह और नाई से नाई, शह नाई ऐसे पड़ा था। ओके, सो दैट्स हाउ इट वाज गिवन दिस नेम। Yes, that means the same, Abhishek, that means the same, no confusion, no doubt about it. ओके, सो दैट्स हाउ इट वाज नेम्ड। अब ये इस हिस्ट्री ऑफ शहनाई में ये क्वेश्चन आता है, आमतौर पे आ सकता है। सो दिस इज वन फर्स्ट पैराग्राफ टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ शहनाई। नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ इट सेज द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब उसे बहुत धार्मिक माना जाने लगा, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। और इसी वजह से, फॉर दिस रीज़न, इसी वजह से स्टिल अब तक ये कई टेम्पल्स में बजाई जाती है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो ओकेजन्स में अभी तक शहनाई को प्ले किया जाता है, इट इज़ स्टिल फेमस एंड इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड सेवरल वेडिंग्स अराउंड इन द पास्ट, एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। नॉर्थ इंडिया में कोई वेडिंग जो होती है उसका इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल होता है कि जिसके बिना कुछ किया नहीं जा सकता, डिस्पेंसिबल होता है कि जिसको कि हम, जिसके बिना काम चल सकता है, इंडिस्पेंसिबल जिसके बिना वो पर्टिकुलर टास्क या काम पॉसिबल ही नहीं है होना। तो इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट बन गया, एक हिस्सा बन गया किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का। अब पास्ट में शहनाई जो था वो पार्ट था नौबत का या ट्रेडिशनल एंसेम्बल का, 9 इंस्ट्रूमेंट्स जो कि रॉयल कोर्ट्स में मिलते थे। टिल रिसेंटली, पिछले काफ़ी समय तक वो सिर्फ टेम्पल्स या वेडिंग्स में ही यूज़ की जाती थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब सेकेंड पैराग्राफ के लास्ट में जो, जिनके बारे में हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका नाम अब आता है यहाँ पे। सो शहनाई जो थी बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन गई, नौबत में बजती थी, ठीक है, या जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स जो कि रॉयल दरबार में रखे जाते थे, जिनको बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता था, जिन इंस्ट्रूमेंट्स को, जिन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को, उनको, उनमें से एक शहनाई बन गई। टिल रिसेंटली, तब तक पहले सिर्फ टेम्पल्स वेडिंग्स में ही यूज़ होती थी, पर क्लासिकल स्टेज पे इसको लाने का श्रेय जो है, क्रेडिट जो है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। क्लासिकल स्टेज पे मतलब कि ऑन स्टेज जैसे लोग आके तबला प्ले करते हैं या सिंगिंग करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते हैं, सो वो
स्टार्टिंग उसकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने करी थी. Now the next paragraph onwards, it's all about his life. Okay, so I'm again recapitulating it. The first paragraph talks about the history of how Shehnai came into existence, from which musical instrument did it evolve. Okay, from Pungi it evolved, and then how Ustad Bismillah Khan, what role did he play in bringing Shehnai to the forefront of the classical stage. ओके, फोरफ्रंट मीन सबसे आगे क्लासिकल स्टेज के कैसे ये आई. As a 5-year old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chait, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. So, next is also I'm reading. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasool Baksh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Pegambar Baksh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. So 5 साल के जब बिस्मिल्लाह खान थे, तब वो गिल्ली डंडा जो है, जो कि एक फेमस स्पोर्ट होता था, आजकल जिस तरह से क्रिकेट फेमस है, उस समय में गिल्ली डंडा बहुत फेमस था और एक तरह से इसी से इवॉल्व किया है, इसी से बना है क्रिकेट भी. ठीक है, सो दैट वाज एन एंशियंट स्पोर्ट विच मेनी चिल्ड्रन ऑफ दैट एज प्लेड. तो वो खेला करते थे एक पॉन्ड, एक तालाब के नज़दीक, इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार. तो एक छोटा टाउन था, एंशियंट यानी कि पुराना. ठीक है, पुरानी सभ्यता थी दुमराव की, जहाँ पे पास में वो ये खेला करते थे. और वो रेगुलरली जो है नज़दीक के बिहारी जी टेम्पल में जाया करते थे भोजपुरी चैत गाने के लिए, जिसके अंत में उन्हें एक बड़ा लड्डू मिलता था जिसका वज़न लगभग 1.25 किलो था, 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा. ठीक है, तो इतना बड़ा लड्डू, एक लड्डू होता था. ठीक है, जिसका वेट जो होता था वो 1.25 किलो होता था, 1 kg से भी अबव होता था, और जो कि लोकल वहाँ के जो महाराजा थे वो प्राइज दिया करते थे. ये लगभग 80 साल पुरानी बात है, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ दिस चैप्टर. ओके, और जो लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. तो किसी सिविलियन को, किसी आम नागरिक को जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, जो कि भारत रत्न है, उन्होंने वो भी पा लिया है, उन्हें वो भी मिल चुका है. अब उनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को. बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस. अब वो म्यूजिशियन इतने अच्छे थे क्योंकि उनकी फैमिली सारी म्यूजिशियंस की थी बिहार से. उनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान जो थे वो शहनाई नवाज थे भोजपुर के राजा के दरबार में, कोर्ट. His father, Pegambar Baksh, and other paternal ancestors were also great शहनाई players. उनके फादर पैगम्बर बख्श और दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर जो थे वो भी बहुत महान, बहुत ही उम्दा, बढ़िया शहनाई प्लेयर्स थे. ओके, सो दैट्स अबाउट हिज फैमिली. हिज ग्रैंडफादर, हिज फादर, दे वर ग्रेट शहनाई प्लेयर्स ऑफ देयर टाइम. ठीक है, सो ही ऑब्वियसली इनहेरिटेड देयर स्किल्स एंड पैटर्नल एंसेस्टर्स, मतलब पिता की ओर से पूर्वज, जैसे कि आपके फादर की तरफ से आपके दादाजी या उनके ग्रैंडफादर, आपके फादर के ग्रैंडफादर, ये सारी फैमिली जो हुई ये पैटर्नल एंसेस्टर्स हुए. ठीक है, एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज. अब मुझे ज़रा फटाफट से एंसेस्टर्स का दूसरा वर्ड लिख कर बताओ क्या होता है. एंड आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. बी क्विक इन रिप्लाइंग. Tell me another term for the word ancestors.
include Arpanjot and Harshdeep, but the spellings are little incorrect. वर्ड तुम्हें याद है, फोर फादर्स. फोर फादर्स में पोस्ट डैश की ज़रूरत नहीं है और अपोस्ट्रोफी एस की भी ज़रूरत नहीं है. एंसेस्टर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर या कोई भी और आ सकते हैं, बट एग्जैक्टली एंसेस्टर्स का अगर हम सिनोनिम बात करेंगे तो उसका सिनोनिम होगा फोर फादर. ओके.